नमस्कार। इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश और आज नज़रिया कार्यक्रम में हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ का एक सबसे बड़ा नाम, कांग्रेस के दिग्गज नेता अजीत जोगी जी हमारे साथ हैं। आज हम जानेंगे इनसे इनका नज़रिया। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, नज़रिया में। धन्यवाद। और सबसे पहले शुरुआत, जैसे कि हम लोग इससे पहले भी कई बार ये सवाल पूछ चुके हैं कि विधानसभा और लोकसभा में कांग्रेस की हार, खासकर छत्तीसगढ़ में विधानसभा में क्या लग रहा था? उस वक्त भी ये सवाल उठा था। पिछली बार भी आपने बस्तर का सवाल उठाया था कि उस इलाके में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। इस बार क्या रहा, आपको क्या लगता है? देखिए, विधानसभा में तो हम 0.7%, जो बहुत ही कम होता है अंतर, उस अंतर से हारे। 4 सीटों का फर्क था। अगर 4 सीटें हमारी और आती और 4 सीटें उनकी कम आती तो दोनों बराबरी पर होते। पर लोकसभा में यह अंतर बढ़ गया। हम लोग केवल 1 सीट जीते, वो लोग 10 सीट जीते। लोकसभा में बहुत से कारण रहे, पर मेरे ख्याल से मुख्य रूप से अखिल भारतीय कारण था। जिस तरह से पूरे देश में रिजल्ट आया है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बड़े प्रदेशों में, खास तौर से उत्तर भारत के जो मुख्य धारा के प्रदेश हैं, वहाँ जो एक तरफा रिजल्ट आया है, वैसा ही रिजल्ट छत्तीसगढ़ में भी आया। ये लोकसभा रिजल्ट की अगर बात करें तो ये सचमुच में मोदी लहर थी या महंगाई, भ्रष्टाचार और इन सब चीज़ों से उबे हुए लोगों का ये था फैसला? देखिए, कारण तो बहुत से होंगे। एक ही कारण से इतनी विकराल हार नहीं होती है। कई कारण होंगे। एक कारण तो ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का, श्री नरेंद्र मोदी का मीडिया पर प्रचार प्रसार हुआ, एक तरफा प्रचार प्रसार हुआ, हम लोग उसके सामने कहीं टिक नहीं पाए। एक बड़ा कारण ये था। दूसरा कारण, 10 साल से हम लोग राज्य कर रहे थे, तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी बहुत बड़ी होती है। लोग 10 साल के बाद बदलाव चाहते हैं। ऐसे बहुत से कारण रहे जिन कारणों से इतनी बुरी हार हुई, शर्मनाक हार हुई। सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी को आप मानते हैं या सचमुच में महंगाई बढ़ी थी यूपीए के शासन में, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा दिखने लगा था, और सबसे बड़ी बात थी कि क्या प्रधानमंत्री का उन बातों पर जवाब नहीं देना? क्या लगता है आपको कि एक कमजोर प्रधानमंत्री? देखिए, महंगाई, भ्रष्टाचार या हमारी तरफ से हमारी सरकार का ठीक से प्रतिकार न करना, ये सब एंटी इनकम्बेंसी में शामिल है। 10 साल जब आपका राज चलेगा तो ये सब चीज़ें सामने आएंगी ही। महंगाई तब भी बढ़ी, आज भी बढ़ रही है। शासन बदल गया है पर महंगाई नहीं बढ़ रही, ऐसी बात तो नहीं है। भ्रष्टाचार पहले से कम हो गया ज़मीनी स्तर पर, ऐसा भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें एंटी इनकम्बेंसी के एक दायरे में शामिल की जा सकती हैं कि 10 साल के शासन में ऐसी बहुत सी कमियां लोगों को खलने लगती हैं, उनको दुख होता है, उनको वो कमियां नज़र आने लगती हैं 10 साल में। और वो कमियां नज़र आई। दूसरी तरफ से इतना जम के जो प्रचार प्रसार हुआ, दोनों चकों के बीच में हम लोग फंस गए और फिर निकल नहीं पाए। लेकिन अगर लोकसभा में आप एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में वो शासन तीसरी बार आया, तो वहाँ पर भी तो होना चाहिए था, असंतोष होना चाहिए था, लोगों में नाराजगी होनी चाहिए थी। वहाँ पर तीसरी बार मौका मिला है मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को। देखिए, मैं मध्य प्रदेश की बात तो नहीं कर सकता, छत्तीसगढ़ का कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ में, जैसा मैंने पहले कहा, बहुत बड़ा अंतर नहीं रहा। अगर हमारे 27 सिटिंग एमएलएज चुनाव नहीं हारते तो 4 का अंतर तो कोई ज़्यादा नहीं था। हम लोगों की, मैं सोचता हूँ, कई गलतियाँ हुई छत्तीसगढ़ में, पर सबसे बड़ी गलती ये हुई कि हमने अपने सभी विधायकों को टिकट फिर से दे दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि उनमें से ज़्यादातर लोग हार गए। लोकसभा सीट में सरोज पांडे की सीट को लेकर आपने कहा था कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी की तरफ से ही ये भीतरघात है, नहीं तो ये सीट भी क्या सरोज पांडे जीत जाती। तो इस भीतरघात के पीछे क्या था? देखिए, प्रश्न भीतरघात से संबंधित था। ये मुझसे पूछा गया था कि
कांग्रेस में बहुत ज़्यादा भीतरघात होता है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? मैंने कहा ये अब भीतरघात सब जगह होने लगा है, और अगर आप भीतरघात का उदाहरण चाहते हैं तो दुर्ग जाकर देखिए वहाँ किस तरह से भीतरघात हुआ है। मैंने ये नहीं कहा था कि जीत केवल भीतरघात के कारण हुई, मैंने कहा भीतरघात का सबसे ज्वलंत उदाहरण अगर छत्तीसगढ़ में देखना है तो दुर्ग में जाकर देखिए कि किस तरह से खुले रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहाँ भीतरघात किया। आप केवल कहते हैं कि कांग्रेस के लोग भीतरघात करते हैं, ये सही नहीं है। अब भीतरघात सब जगह होने बिल्कुल सब जगह हो रहे होंगे, लेकिन कांग्रेस में कुछ ज्यादा नहीं था। एक समय था जब भूपेश बघेल आपकी शिकायत कर आए थे आला कमान से मिलने, उस वक्त भी हम लोग उनसे मिला। अब वही भूपेश बघेल कमान संभाल रहे हैं, तो बात तो बनेगी नहीं। देखिए, कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर सार्वजनिक रूप से मैं कभी चर्चा नहीं करता हूँ, ये हमारे संविधान के खिलाफ है, तो मैं अपनी अंदरूनी राजनीति पर टिप्पणी तो नहीं करूँगा। पर जो मौलिक प्रश्न आपने पूछा था भीतरघात का, तो अब भीतरघात ऐसा नहीं कह सकते। एक जमाना रहा होगा, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी, मोनोलिथ जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, एक बहुत बड़ा पत्थर था जिससे कोई टकरा नहीं सकता था। उस समय कांग्रेस में ही भीतरघात की बात होती थी। अब तो भारतीय जनता पार्टी में भी होती है, दूसरी जो यहाँ तक कि जो आंचलिक पार्टियां बन गई हैं उनमें भी भीतरघात होता है। अभी अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, गौरी शंकर अग्रवाल से जो जुड़ा विवाद है उसको लेकर बार बार बहिष्कार करना विधानसभा का, क्या लगता है कि गौरी शंकर जी के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अब तो वो अध्याय खत्म हो गया। कल या परसों वहाँ के स्पीकर महोदय ने, श्री गौरी शंकर अग्रवाल ने, इस पर अपनी रूलिंग दे दी है, और अगर अब उस पर कुछ कहा जाएगा तो विधानसभा की अवमानना हो जाएगी, तो उस पर अब कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने जो रूलिंग दी है वो सबको मान्य करनी पड़ेगी। एक और विवाद है, राशन कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि राशन कार्ड एक बहुत बड़ा घोटाला था, और अगर था तो क्या कांग्रेस इस मुद्दे को उठा पा रही है विपक्ष के नाते? और मैं ये मानता हूँ कि जो डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, बार बार कहा करते थे कि मैं आखिरी में एक ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा, तो वो ब्रह्मास्त्र यही था कि फर्जी राशन कार्ड बना दिए जाएं, सबको मुफ्त चावल दे दिया जाए। प्रदेश में कुल परिवारों की संख्या 59 लाख और कार्ड बने 70 लाख, यानी 11 लाख अतिरिक्त कार्ड। एक कार्ड में अगर 5 लोगों का औसत मानिए तो 55 लाख लोगों को अतिरिक्त मुफ्त चावल उन्होंने चुनाव के पहले के महीनों में बांटा, और यही उनका ब्रह्मास्त्र साबित हुआ। ये जो 0.7% का फर्क उनमें और हम में रह गया, वो इसी बात का रहा कि उन्होंने अंधाधुंध एक परिवार से 4-4 लोगों को अलग अलग कार्ड बना के दे दिए कि तुम भी मुफ्त खाओ, तुम भी मुफ्त खाओ, तो वोट हमको दो। ये इस तरह से उन्होंने अपने तरीके से ब्रह्मास्त्र चला, और मैं मानता हूं कि ये एक लोकतंत्र में बहुत बड़ा घोटाला हुआ, बहुत बड़ी धोखेबाजी हुई। लोगों को धोखे में रखकर, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर वोट लिया गया। चुनाव के पहले उनके कार्ड बना दिए गए, और चुनाव खत्म होते ही अब वो सब कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं। आपने वोट दे दिया, अब आपकी छुट्टी। ये जो बेईमानी की है उन्होंने, और बेईमानी से राज्य प्राप्त किया है, बेईमानी से लोकतंत्र पर कब्जा किया है, ये अक्षम्य अपराध है। नहीं तो क्या कांग्रेस को चुनाव से पहले इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई थी, या इस मुद्दे को भुना नहीं पाई, लोगों तक रख नहीं पाई? देखिए, मुद्दा ऐसा होता है, हमें जानकारी मिली, हम किसी से ये नहीं कह सकते कि इसका कार्ड ना बने। जिसको मुफ्त में चावल मिल रहा है उसका विरोध कौन लोकतांत्रिक पार्टी कर सकती है? हम फंस गए दुविधा में। वो कार्ड बना रहे हैं, हम जान रहे हैं कि गलत बना रहे हैं, हम रोक नहीं सकते, रोकेंगे तो वो हमसे नाराज हो जाएगा। तो जिस तरह से रमन सिंह वोट की राजनीति कर रहे थे, तो आप लोग भी उसी चक्र में फंस गए। ये धोखेबाजी कर रहे थे, ये वोट की राजनीति नहीं थी। लोगों के साथ सरासर धोखा। चुनाव के थोड़ा पहले, 1-2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले उनको मुफ्त में चावल दे दो,
और जब चुनाव हम जीत जाएं तो फिर कहो कि भाई तुमको गलत दिया, तुम्हारा कार्ड निरस्त हो रहा है। तो ये जो सरासर धोखेबाजी की उन्होंने, अन्याय किया, गरीबों के साथ किया। हमारे साथ तो हुआ कि हमारा राज्य चला गया। आप जो कह रहे थे 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का हमको फायदा मिल रहा था। अगर ये बेईमानी नहीं की जाती तो हमारा राज्य बनना तय था, किसी भी हालत में बनता। पर ये जो आखिरी के क्षणों में बेईमानी की गई कि एक एक परिवार के हर लोग को मुफ्त का चावल, चाहे तुम गरीबी रेखा के नीचे हो या नहीं हो, मुफ्त का चावल लो। सब लोग खुश हो गए, वोट दे दिया कि रमन सिंह जी मुफ्त का चावल बांट रहे हैं। और अब जब सरकार बन गई तो बोले कि ये गलत कार्ड बन गया। चलिए जोगी जी, ये बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।